Okay, students, once again welcome for the new chapter. Today we are going to start the chapter number 8, this classes and objects in Java. Right, I hope till last chapter we have done the practical and theory. You all also done the same thing. In this chapter we are going to discuss theory as well as practical both, and this chapter again may go for the 3 and 4 parts of the video. Right, so let us start. What is classes and objects? Let us try to understand. An introduction is shown here that a class contains both data referred to as attributes and program code functions referred to as methods. इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियोस में देखे थे उसमें आपने देखा था कि पब्लिक क्लास करके हम एक क्लास डिक्लेयर कर रहे थे, राइट। तो उसमें मैं क्या कर रहा था, आपने देखा होगा कि प्रोग्राम्स में हम लोग प्रोग्राम के कोड डिक्लेयर करने से पहले उसमें क्लास में हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, कुछ फंक्शन बना रहे थे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आपने देखा था, लिख रहे थे क्लास के अंदर, उसके अंदर कुछ फंक्शन लिख रहे थे, राइट। तो एक तरह से वो मेन क्लास थी। तो ऐसे तो जनरली हम एक क्लास में पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी एप्लीकेशंस, व्हेन इट कम्स टू बिग एप्लीकेशंस, वी डू नॉट रेफर टू मेक ओनली one class. We should go with the mainly number of classes, so many classes can be created in a Java and for making a one application. तो इसके लिए यहाँ पे जनरली क्या चाहिए, हमें क्लास समझना पड़ेगा। लास्ट चैप्टर हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 6 में कंसेप्ट समझा था, उप कंसेप्ट में, जिसमें आपको मैंने कहा था क्लास इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास बनती है फिर उसका ऑब्जेक्ट बनता है। आज उसको हम प्रैक्टिकल में देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है। लेट मी शो यू, एंड जैसे हाईलाइटेड कंटेंट है उसको मैं पढ़ के आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा। नाउ इट्स सेम एज इट, व्हाइल इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ओनली वन क्लास इन अ जावा प्रोजेक्ट, and this is not a good practice for a large number of applications. As I said you, yes, a large number of applications के लिए हमें एक क्लास, सिर्फ एक प्रोग्राम कोड में एक ही क्लास डिक्लेयर करें, ऐसा नहीं चलता है। वी विल डिक्लेयर मैनी क्लासेस, अब हम देखेंगे, और साथ में आज एक प्रैक्टिकल भी देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अब यहाँ जैसे कहा था कि क्लास, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑब्जेक्ट। जब हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका क्लास यानी उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि एक कंसिडर करो, इमेजिन करो एक रूम, रिमेंबर अ रूम, रूम का क्लास का एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट बुक में दिया है। और रूम क्या हो सकता है, किसी होटल का रूम हो सकता है, हाउस में कोई रूम हो सकता है, स्कूल में रूम हो सकता है, डाइनिंग रूम हो सकता है, राइट, कोई भी रूम हो सकता है, राइट। अब रूम के प्रॉपर्टीज़, कंसिडरिंग द रूम, अगर आपको रूम को ऑब्जेक्ट मानना है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे। जनरली काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं हर एक रूम के, तो लेकिन कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यहाँ पे इस एग्जांपल में लिया है कि प्रॉपर्टीज़ हैं एक लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ़ विंडोज़। ऐसे तो नंबर ऑफ़ डोर्स, डायरेक्शन, बहुत सारी और भी चीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम के लिए इन्होंने 4 प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ़ विंडोज़। तो एक रूम है और हर एक रूम के ये 4 प्रॉपर्टी होती है, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड नंबर ऑफ़ विंडोज़। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक जावा के अंदर एक क्लास का प्रोग्राम बनाया है। एंड डोंट बॉदर कि अगर आपको प्रोग्राम अभी समझ में नहीं आता तो डिफ़िकल्ट लग रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैंने कहा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम समझते जाएंगे, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है क्या चीज़, देखिए यहाँ एक क्लास डिक्लेयर किया है, क्लास का नाम दिया है रूम। और अब ध्यान से देखिए यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं यूज़ किया है। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, हर क्लास में होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो ये क्लास है विदाउट मेन की। इसी में हम एक और क्लास बनाएंगे मेन करके बाद में, जिसका क्लास का ऑब्जेक्ट यानी इस रूम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी ये क्लास क्या हुआ, एक तरह से एक और नाम मैं बोल सकता हूँ। क्लास को मैंने ब्लूप्रिंट बोला, क्लास को मैंने टेम्पलेट बोला। अब क्लास को हम एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो टर्म्ड एज ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है फ्लोट और बाइट, राइट। ऐसे ही क्लास अपने आप में हम एक डेटा टाइप बना रहे हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, उसका नाम होगा रूम। अब जैसे हम इनके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इस क्लास के अंदर। ऐसे ही रूम का वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे जिस हर एक वेरिएबल में ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ उस वेरिएबल के साथ लिंक होगी। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए, तो एक रूम है तो रूम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया है। और नंबर ऑफ़ विंडोज़ का डेटा टाइप लिया है बाइट। यहाँ 3 वेरिएबल लिए हैं, इसका डेटा टाइप फ्लोट लिया है। और साथ में एक मेथड, दीज आर द, यू कैन सी दीज 3
n+1 दीज 4, राइट। ये चारों के चारों क्या हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, जिसमें इसका डेटा टाइप है फ्लोट, लेंथ विड्थ और हाइट उसके वेरिएबल हैं, बाइट जिसका डेटा टाइप उसका वेरिएबल का नाम है नंबर ऑफ विंडोज़, और साथ में ये भी डेटा मेंबर है, राइट। लेकिन ये मेंबर फंक्शन है, नॉट अ डेटा मेंबर, ये मेंबर है लेकिन ये मेंबर फंक्शन है। वॉइड सेट एट्रीब्यूट, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो ये लेंथ विड्थ और हाइट है इनकी वैल्यू पास करेंगे थ्रू दिस फंक्शन। यहाँ पे एल ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है और ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं और क्लास वेरिएबल आपको पता चलेंगे। तो लेंथ की वैल्यू क्या है, जो एल से वैल्यू आएगी लेंथ में जाएगी, डब्ल्यू से जो वैल्यू आएगी विड्थ में जाएगी, और विड्थ क्या है ये यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये देख सकते हैं। यहाँ जो फ्लोट है, राइट, ये लेंथ है, ये लेंथ यहाँ को रेफर कर रहा है, एल से वैल्यू यहाँ लेंथ में जा रही है और लेंथ से यहाँ जाएगी। ऐसे ही डब्ल्यू से यहाँ वैल्यू आ रही है विड्थ में, विड्थ यहाँ है, राइट। तो ये क्लास के अंदर जो डिक्लेयर किए हुए हैं हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हुए हैं, राइट, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल की तरह काम करेंगे, और जितने भी 4 वैल्यू यहाँ से आएंगे वो चारों वैल्यू यहाँ पे स्टोर होंगी। अब यहाँ एक और फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है डबल। यहाँ डेटा टाइप था वॉइड, वॉइड मतलब एम्प्टी, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जैसे ही डबल लिखते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, तो किसी भी रूम के जो फंक्शनलिटी क्या होती है, रूम का अगर लेंथ विड्थ है तो उसका एरिया भी होगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ फंक्शन लिखा है डबल एरिया, और ये कमेंट डबल स्लैश के आगे ये कमेंट्स है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। इसका काम क्या है, रिटर्न करना, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न करता है। ऐसे ही एक और फंक्शन दिया है डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 इंस्टेंस वेरिएबल हैं, 1 2 3 मेंबर फंक्शंस हैं, ठीक है। एक का नाम है डिस्प्ले, एक का नाम है एरिया, एक का नाम है सेट एट्रीब्यूट, राइट। ये 3 आपके मेंबर फंक्शंस हुए और ये 4 आपके इंस्टेंस वेरिएबल या डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं। डिस्प्ले का काम क्या है, लेंथ की, विड्थ की, हाइट की वैल्यू डिस्प्ले कराना। इसकी वैल्यू कितनी है अभी तक तो दी नहीं है, ये हम देखेंगे कैसे देंगे, उनको डिस्प्ले कराना, और ये यहाँ पे क्लोज करना, और ये क्लास पूरी की पूरी क्लास यहाँ पूरी हो जाती है। अब आप देखें यहाँ से क्लास शुरू होकर यहाँ क्लास ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और क्लास बना रहे हैं इसी फाइल में, जिसका नाम दे रहे हैं रूम डेमो। अब आप ध्यान से देखोगे तो रूम डेमो में यहाँ void main क्लास लिखी हुई है, पब्लिक स्टैटिक void main फंक्शन लिखा है, जो ये आपका क्लास रूम डेमो के अंदर पब्लिक स्टैटिक void main फंक्शन लिखा हुआ है। तो जब आप इस फाइल को सेव करोगे तो इस नाम से सेव करोगे, रूम डेमो। यहाँ पे आपको पहले मैंने बताया था जावा में जो क्लास का नाम होता है वो होना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा देखेंगे तो इस फाइल के अंदर 2 क्लासेस हैं, राइट। एक क्लास का नाम है रूम, एक का नाम है रूम डेमो। और अब आपको ध्यान देना है कि जब भी हम फाइल को सेव करें तो कौन से नाम से सेव करेंगे, उस नाम से सेव करेंगे जिसमें ये पब्लिक स्टैटिक void main अगर फंक्शन है तो उस क्लास के नाम से करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल ये क्लास ये वाली इसमें है ही नहीं, अगर ये नहीं है तो फिर आप वो क्लास का नाम से सेव करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या किया है, लाइक इंटीजर x लिखते हैं वैसे ही रूम R1 का एक हम वेरिएबल यानी कि एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं रूम का, राइट। अब R1 का ऑब्जेक्ट बना डिक्लेयर कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन है, ये इंस्टेंटिएशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। ये तीनों टर्मिनोलॉजी बताऊंगा आपको मैं थियरी में आगे। अब ये 2 रूम डिक्लेयर करा। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, लाइक लेट मी शो यू रूम। तो रूम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लेंथ विड्थ हाइट नंबर ऑफ विंडोज़ एंड एरिया। अब ये सब एम्प्टी है, जब तक मैं वैल्यू नहीं डालूंगा तब तक इसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा वैल्यू डाल भी दी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 10, राइट, हाइट भी 12, राइट, और विड्थ भी 15 और नंबर ऑफ विंडोज़ भी 2, तो एरिया देखो अपने आप आ गया 10 × लेकिन ये कौन से रूम की है, विच रूम। तो यहाँ पे R1 जो मैंने नाम दिया ये रूम को डिक्लेयर किया, ये जो हमने R1 नाम दिया है यहाँ पे रूम R1, तो ये R1 हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये रूम बना। और यहाँ पे जब हम न्यू रूम करते हैं तो मेमोरी अलॉट होती है। ऐसे ही R2, तो यहाँ 2 नाम दिए। तो अब ये R1 और R2 की लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, अभी तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये R1 R2 को हम टेक्निकली देखा जाए तो रिकॉर्ड बोलते हैं, टेबल के हिसाब से तो रिकॉर्ड बोलेंगे, लेकिन जावा की लैंग्वेज के हिसाब से R1 और R2 क्या होंगे, ये हमारे हुए ऑब्जेक्ट, ये हुए ऑब्जेक्ट्स। यहाँ मैं लिख सकता हूँ दीज आर माई ऑब्जेक्ट्स, ये मेरे ऑब्जेक्ट्स के नेम है, ठीक है, R1 R2। अब देखेंगे तो R1 की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, विंडोज़ भी है, एरिया भी है। R2 की क्या प्रॉपर्टी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, नंबर ऑफ विंडोज़, एरिया भी है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी कि नहीं, राइट। देखिए ये ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी।
तो ये ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी, क्योंकि सारे के सारे रूम क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, सारे के सारे रूम क्लास से बने हुए हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, सेम प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं। हाँ, इनकी वैल्यू अलग होगी, डेफिनेटली इनकी वैल्यू अलग होगी। देखेंगे तो यहाँ देखेंगे R1 डॉट डिस्प्ले, अब डिस्प्ले करेंगे तो कुछ नहीं है, 0 0 0 वैल्यू है। लेकिन जब वैल्यू पास करेंगे सेट एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू, R1 का देखो क्या दिया है, 18 12.5 एंड 10, 18 12.5 10 एंड 2, तो ये एरिया आ गया 225, ये आ गया। अब R2 का क्या दिया है, 14 11 10 एंड 1 विंडो, तो यहाँ पे क्या आया, एरिया आया 154, राइट। तो ये क्या पता चल रहा है कि रूम 1 की डायमेंशंस क्या है, रूम 2 की डायमेंशंस क्या है, रूम 3 अगर डिक्लेयर करेंगे तो 3 की डायमेंशंस क्या है, ऐसे आ सकता है। तो आई होप आप समझ रहे हैं इसको, ये प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है, राइट। इस प्रोग्राम को अभी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। कोड मैंने करके रखा है, पहले ही सारा का सारा कोड किया है। लेट मी शो यू द सेम थिंग। ये क्या चीज़ है, इसको रन करके देखते हैं, राइट। लेट मी सी, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, राइट। क्लियर करते हैं और रन करते हैं, देखो ध्यान से। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से रिकम्पाइल करता हूँ। अब आप देखिए ये वाली चीज़ें यहाँ पे, यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ टेम्पररी। लेट मी एक्सप्लेन यू, दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग इनटू दिस कमेंट। ये दो चीज़ें देखिए, राइट। अब यहाँ रूम 1 को क्या किया, डिक्लेयर किया R1, इट इज़ ओनली डिक्लेयर्ड, R1 को डिक्लेयर किया है कि R1 एक रूम है, राइट। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। फिर R1 इज इक्वल टू न्यू रूम, ये न्यू कीवर्ड क्या करता है, हीप में से मेमोरी देता है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर में इसको लिखने के लिए एक मेमोरी चाहिए, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटिएशन। ये 2 लाइन में हमने एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया, इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन, इसको बोलेंगे इंस्टेंटिएशन, ठीक है। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जावा की, ठीक है। अब इसको एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हो, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब R2 एक नया रूम है, ये ध्यान देना है कि जो रूम आपने यहाँ नाम दिया है, क्लास का जो नाम दिया है, वो उसी नाम से आप यहाँ उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रूम R1। सेम थिंग देखिए, ये इट्स नॉट लाइक दैट। आप देखो इंटीजर x डिक्लेयर किया था जब हमने, तो ये उसी तरह से डिक्लेयर किया हुआ है। अब उसके बाद लिखते थे x इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये हमने देखे थे, ये प्रोग्राम हम देख चुके हैं। तो इंटीजर तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है और रूम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी क्लास हुआ। x आपका वेरिएबल है, ये R1 इस पर्टिकुलर क्लास का वेरिएबल है, इसको हम इंस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसका है, हमने बनाया है रूम क्लास, उसका वेरिएबल है, उसका ऑब्जेक्ट है। फिर इसको हम स्पेस मेमोरी में स्पेस अलोकेट कर रहे हैं न्यू रूम, क्यों, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफाइड साइज नहीं है। साइज क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन के साथ में होगा। फ्लोट 4 है तो 4 3 3, यानी 3 वेरिएबल फ्लोट के हैं। एक फ्लोट 4 बाइट का होता है, 4 3 जा 12 बाइट, एक बाइट को 13 बाइट्स की मेमोरी चाहिए। 13 बाइट्स की मेमोरी यहाँ कैलकुलेट होके R1 को अलोकेट होगी, विच विल ऑक्यूपाई 13 बाइट्स इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी, राइट। ये 2 स्टेप में डिक्लेयर किया है एक ऑब्जेक्ट, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं स्टेटमेंट को, इसको इंस्टेंटिएशन होते हैं। इंस्टेंटिएशन ओनली पॉसिबल व्हेन द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, एक ही लाइन में लिख दिया रूम R2 इज इक्वल टू न्यू रूम। अब इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज होता है। अगर आप सोचें, ये हमने लिखा x, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ इंटीजर x, और फिर लिखता हूँ x इज इक्वल टू समथिंग या प्रिंट x समथिंग, तो कैसे x को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि R1 R2 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट को कैसे वैल्यू दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे थ्रू दी डॉट ऑपरेटर। ये डॉट ऑपरेटर यानी R1 यानी एक रूम, R1 एक रूम, तो रूम का क्या दिखाना है, रूम के फंक्शन देखेंगे तो सेट एट्रीब्यूट, एरिया और डिस्प्ले, मुझे डिस्प्ले करो, ठीक है। रूम 1 को डिस्प्ले करो, तो रूम 1 डिस्प्ले फंक्शन में क्या देखेगा कि लेंथ यानी ये वाली लेंथ, विड्थ और हाइट और नंबर ऑफ विंडोज। तो जितने भी हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ डेटा मेंबर दिए हैं ऑब्जेक्ट के साथ में जुड़ जाते हैं। वो R1 की भी लेंथ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि अगर R1 बनाया तो उसकी लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, नंबर ऑफ विंडोज़ कितने, राइट। अभी तो हमने कुछ नहीं दिए, लेकिन सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो इनिशियली 0 0 0 0 होगा। तो अगर मैंने बोला कि डिस्प्ले करो, तो R1 का क्या डिस्प्ले है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, जैसे अगर मैं बोलूँ R3 का क्या लेंथ है, कुछ नहीं है, विड्थ का कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, तो ये 0 0 0, राइट। तो यहाँ भी अभी फिलहाल कुछ नहीं है, तो ये क्या देगा, 0 0 0 डिस्प्ले करेगा, नथिंग विल बी देयर। लेट मी शो यू, कंपाइल करते हैं और आउटपुट देखते हैं। देखिए क्या आया, R1 डॉट डिस्प्ले में क्या आया, यहाँ से ये फंक्शन अगर आप ध्यान देंगे तो ये फंक्शन जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है डिस्प्ले में। देखिए लिखा है लेंथ
ये 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास की है। लेंथ, विड्थ और हाइट ये यहाँ से आया, नंबर ऑफ विंडोज यहाँ 0 आया। फिर ये दोबारा से प्रिंट हुआ है, सेकंड टाइम क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि ये R2 से भी कॉल किया जा रहा है, R2 से भी सबकी 0 0 0 वैल्यू है। और फिर ये देखेंगे तो एरिया ऑफ रूम विथ लेंथ क्या आया, क्योंकि नीचे यहाँ पे मैंने इसको रखा है एरिया ऑफ रूम विथ लेंथ, R1 का लेंथ, R2 का R1 का विड्थ और R1 का एरिया। एरिया फंक्शन का काम क्या है आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ लिखा है एरिया फंक्शन ये है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके दिखाओ और आंसर दो। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो ये आउटपुट आ रहा है, राइट, बिल्कुल 0 0 0, राइट। अब यहाँ से मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। दिस इज हाउ आई एम असाइनिंग द वैल्यूज यूजिंग अगेन अ मेथड या फंक्शन। ये फंक्शन है, इसके अंदर सेट एट्रीब्यूट जिसके अंदर L वेरिएबल है, W, H और N है। तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, R1 के अंदर सेट एट्रीब्यूट यानी सेट वैल्यू सेट करो। क्या है? 18, 12.5, 10 एंड 2। तो ये 18 कहाँ जा रहा है? ध्यान से देखो, R1 का 18 यहाँ से जा रहा है आपका L में, राइट। मैं इसको पहले यहाँ पे ऐसे कम डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि देख पाएँ, एक स्क्रीन में देख सकूँ आपको, राइट। लेट मी शो यू दिस वैल्यू इन अ प्रॉपर वे, राइट। ये देखेंगे तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये R1 देखो 18 जो है यहाँ से जा रहा है L में और L यहाँ से जा रहा है लेंथ में, और लेंथ क्या है? ये रूम क्लास का प्रॉपरली आप देखेंगे तो डेटा मेंबर है। तो जैसे यहाँ पे 18 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 18 आपने कहाँ लिखा? जनरली 18 आपने R1 का यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा है 12.5 तो 12.5 यहाँ आया। फिर हाइट है 10 और 2 तो 10 एंड 2 यहाँ आया और ये एरिया फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरिया तो मैंने वैसे कॉल नहीं किया लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। ये वैल्यू पास हो गई यहाँ से। अब यहाँ से कहाँ जा रही है? L लेंथ में, यानी इसकी लेंथ में आ गई। विड्थ हाइट इस तरह से सेट हो गया वैल्यू। ऐसे ही फिर R2 का सेट किया 14, 11, ये फिर R2 के लिए वैल्यू डाल दी 14, 11, देन यू हैव 10 एंड 1, राइट। इस तरह से ये वैल्यू पास की आपने। तो ये पास की तो वैल्यू इसमें स्टोर हो गई, राइट। अब इसमें स्टोर हो गई तो अभी हमने क्या किया, उसके बाद में बोला कि अभी डिस्प्ले करो। जब डिस्प्ले करेंगे तो ये पहले 0 0 था, अब उसकी जगह क्या है, जो वैल्यू पास की वो दिखनी चाहिए कि दोबारा इसके बाद में। लेट मी शो यू, राइट। अगेन कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखो पहले 0 0 आया, अब उसके बाद में देखो यहाँ 18, राइट, 12.5, 10 एंड 2 ये आया R1 का वैल्यूज़, और ये R2 का वैल्यूज़ 14, 11, 10 एंड 1, राइट। ये वैल्यूज़ यहाँ से आई। जैसे ही हमने यहाँ से वैल्यू पास की तो वैल्यू यहाँ पे दिख भी गई। उसके बाद में देखो एरिया यहाँ पे R1 डॉट लेंथ ये आया 18, विड्थ 12.5 इज इक्वल टू 225। देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो वैल्यू रखी है, राइट, ये वैल्यू देखेंगे तो ये आया 225 एंड 154 आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये एक्सप्लेनेशन के लिए सब समझा रहा हूँ। तो इस तरह से ये वैल्यू पास हो रही है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट का होने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और ये एक ही क्लास है दोनों की। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको टीवी का एग्जांपल बताया था जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 को उप कंसेप्ट में। तो अगर मैं एक जगह करेक्शन करूंगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हर जगह होने चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं आपको सिंपल एक करेक्शन यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रिंट करूँगा, सिंपल नथिंग बट अ डेकोरेशन का, खाली एक ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। आप देखोगे एक जगह कर रहा हूँ, इट विल अप्लाई टू बोथ द ऑब्जेक्ट्स। जितनी बार डिस्प्ले कॉल करूँगा ना, ये उतनी बार में ये इफेक्ट करेगा। इसको कंपाइल कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। देखिए पहले ये लाइंस नहीं आ रही थी, अब ध्यान से देखो ये लाइंस आ रही है यहाँ पे, राइट। कहाँ से? डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू। तो अगर एक जगह करेक्शन किया तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी ऑब्जेक्ट में ये देखो करेक्शन हो गया। आपको याद है मैंने आपको बताया था, नहीं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, चैप्टर नंबर 6 का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पुराना टीवी और नए टीवी में सेट टॉप बॉक्स का एग्जांपल बताया था, राइट। कि ऑब्जेक्ट में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में होता है कि अगर आप एक जगह चेंज करते हो क्लास में तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में वो चेंजेस अप्लाई हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। तो ये आपको मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का सिंपल अभी जो एक्सप्लेन किया, दिस वाज समथिंग अबाउट दिस प्रोग्राम शोन हियर। अब इसमें हमने क्या किया, क्या समझा, वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखे, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स देखे R1 और R2 के, जो हमने फर्स्ट बनाए। उसके बाद में मेथड देखे, सेट एरिया, राइट, हमने जो मेथड दिया ये सेट एट्रीब्यूट बनाया मेथड, सेट एरिया नहीं, सेट एट्रीब्यूट। इसके अंदर ये पैरामीटर्स पास किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये देखो R1 R2 दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स हमने इसको एक्सेस किया R1 R2 के थ्रू। फिर यहाँ पे हमने क्लास में वेरिएबल्स और मेथड्स देखे।
अब तो इसका क्या बताया, अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सिमिलर फीचर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ये सारे फीचर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबके पास ये फीचर्स आएंगे सारे। और यहाँ ये एरिया जो है आपका एक फंक्शन का काम है, यहाँ पे वैल्यू इनपुट नहीं है, ये फंक्शन है, फॉर्मुलेशन हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आ रहा है, राइट। तो ये फंक्शन का काम कर रहा है, जितने भी फंक्शन होंगे R3 R4 सब में ये सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, कैसे क्या समझाया। इन जावा क्लास इज डिफाइंड यूजिंग क्लास कीवर्ड एज फॉलोज। क्लास करके क्लास का नाम लिखा, उसमें वेरिएबल्स और मेथड बता रहे हैं। तो एवरी क्लास वी राइट इज जनरली मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, जो हमने यहाँ पे ये बनाया है, राइट, ये डेटा टाइप्स, ये एट्रीब्यूट्स है। और बिहेवियर क्या है, बिहेवियर का मतलब देखेंगे तो यहाँ पे हमने 1 2 3 ये फंक्शंस बनाए। तो जितने फंक्शंस होते हैं उसको बिहेवियर भी कहा जाता है, और जितने हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उनको हम यहाँ डेटा मेंबर कहेंगे या वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स है और मेथड्स हैं, ओके। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स भी हुए और बिहेवियर भी। एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड बाय अ वेरिएबल इन अ क्लास, बिहेवियर डिफाइंड बाय अ मेथड इन अ क्लास, मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सेस और मॉडिफाई एट्रीब्यूट्स। देखो अब हमने इनका यूज करके इनको एक्सेस किया, इन फंक्शंस का इस्तेमाल यूज करके इन वेरिएबल्स को एक्सेस किया। देखेंगे तो यहाँ देखो क्या है, R1 डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और क्या किया, यूज़ करके हमने इनकी वैल्यूज़ को चेंजेस किया। डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया है, डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सेस किया कि R1 डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा नहीं कि मैं इसके बाद भी बदल सकता हूँ। देखो यहाँ 18 दिया है, मैं यहाँ कर सकता हूँ R1 डॉट लेंथ इज इक्वल टू 20, यहाँ 18 पास कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे मैं कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है, ये 18 की जगह 20 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो, ये 20 हो गया। अगर इस लाइन को हटा दूंगा तो ये 18 रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे आगे के डायरेक्ट एक्सेस को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये इनडायरेक्ट एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया। तो अब देखें यहाँ आगे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट्स बनाने के तरीके। देखो क्लास एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास रिक्वायर फॉलोइंग स्टेप। डिक्लेरेशन किया, जिसमें हमने रेफरेंस वेरिएबल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये हमने डिक्लेरेशन किया, मैंने थोड़ी देर आपको यहाँ दिखाया। दिस इज कॉल्ड अ डिक्लेरेशन, रूम R1, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, यानी सिर्फ डिक्लेयर किया। अ नेम ऑफ टाइप क्लास इज डिक्लेयर्ड विद सिंटैक्स क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम, ये क्लास का नाम रूम और ये R1। इंस्टेंटिएशन क्या होता है, इंस्टेंटिएशन में होता है कि हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। दिस इज अ रिजर्व कीवर्ड, न्यू कीवर्ड, जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल या डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि उसको स्पेस अलोकेट की जाए। स्पेस अलोकेट करने के लिए ये मेमोरी लेता है हीप से। देखिए कीवर्ड न्यू इज यूज टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बाय एलोकेटिंग मेमोरी, राइट, यहाँ से मेमोरी उसको अलोकेट की जाती है। इनिशियलाइजेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन इज अ कंस्ट्रक्टर, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड टू इनिशियलाइज अ न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर को हम समझेंगे। इनिशियलाइजेशन में क्या है, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन में लिखते हैं, ये आपका क्लास का नाम, ये आपका ऑब्जेक्ट का नाम, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, ये कीवर्ड और ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है मैं आपको बताऊंगा। कंस्ट्रक्टर ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के काम आता है, जो थोड़ी देर में हम समझेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इन जावा क्लास में क्या क्या चीज़ है। क्लास इज अ टाइप विद सिमिलर बिल्ट इन टाइप सच एज इंटीजर एंड बुलियन। सो अ क्लास नेम कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई अ टाइप ऑफ नेम इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, द टाइप ऑफ फॉर्मल पैरामीटर और रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि कैसे कैसे हम क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट बन गया, राइट, ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ। ऑब्जेक्ट तब बनता है जब आप न्यू कीवर्ड यूज़ करोगे। डिक्लेरेशन का मतलब नहीं है कि बन गया, हो गया। डिक्लेरेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करना होता है, जिसमें न्यू कीवर्ड लगाना होता है, राइट। तो कंपलसरी न्यू कीवर्ड चाहिए फॉर मेमोरी एलोकेशन। याद रखिएगा एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक न्यू कीवर्ड नहीं लगा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, वो वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, राइट। या तो आप इनिशियलाइज करो या इंस्टेंटिएट करो, तब तक आपका मेमोरी एलोकेट नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। तो देखिए क्या लिखा है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग क्लास टाइप कैन ओनली स्टोर अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये खाली रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का खाली रेफरेंस है, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू कीवर्ड वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे मैंने कहा वही बताया है। ऑपरेटर न्यू अलोकेट्स द मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज। यस, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी में या कंप्यूटर में डिक्लेयर करते हैं, उन सब की एक एड्रेस होती है। उस एड्रेस को हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ लिंक करते हैं। रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी
location where the object is stored, there is a special portion of memory called the heap memory where the objects are lived, राइट। तो कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल एरिया होती है जहाँ ऑब्जेक्ट लिव यानी ऑब्जेक्ट जिंदा रहते हैं, राइट। उसको, उस स्पेस को हम कहते हैं हीप मेमोरी, ओके, हीप एरिया। अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन एडिशन टू अलोकेटिंग मेमोरी, अ स्पेशल मेथड कॉल्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड टू परफॉर्म इनिशियल टास्क। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा न्यू के आगे रूम, ये रूम कंस्ट्रक्टर है, ये रूम कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो तो कंस्ट्रक्टर कैसे पता चलेगा, जब हम डिस्प्ले किए, जब हमने डिस्प्ले किया तो इनकी वैल्यू क्या आई, इन सब की वैल्यू क्या आई, इनिशियली 0 0 0 0 आई, ठीक है ना। तो 0 0 0 क्यों आई, क्योंकि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया इन सब के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे R1 R2 R3, राइट, तो R1 के अंदर जो भी लेंथ होगा उस लेंथ की वैल्यू हो गई 0, R2 के अंदर जो भी लेंथ होगा, राइट, उसकी वैल्यू हो गई 0, R3 के अंदर जो भी तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी सबकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज हुई। तो जब डिस्प्ले कॉल किया तो डिस्प्ले में क्या आया, इन सब की वैल्यू 0 0 हुई। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने ये किया कि इस डिस्प्ले को नहीं, सेट एट्रीब्यूट को यूज़ किया। अब इसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर्स, यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किए, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ से उधर गए, राइट, तो ये वैल्यू यहाँ से इसमें गई और यहाँ से ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर मेंबर में गई, लेंथ विड्थ और हाइट में और नंबर ऑफ विंडोज में, राइट। तो यहाँ पे जो बाइट लिखा है 2 यहाँ, क्योंकि अगर आप बाइट नहीं लिखोगे तो ये इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर को हमने यहाँ टाइप कास्ट किया है बाइट में, एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किया है बाइट में, ताकि वो सिर्फ एक बाइट की मेमोरी ले और n में जाके स्टोर हो। इसलिए ये देखेंगे यहाँ f भी सफिक्स किया है क्योंकि ये फ्लोट है, अदरवाइज ये क्या होगा, ये डबल वैल्यू जाएगा तो वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो मैं आपको पहले पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि ये सफिक्स क्यों करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या चीज़ है। हाँ, ये जैसे मैंने आपको बताया, देखिए R1 R2 ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं क्लास के, जिसके अंदर लेंथ विड्थ हाइट ये सारे आ गए, ये वैल्यू हमने पास किया। आई होप समझे आप। इनका R1 R2 जो हमने बनाए, ये ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का शुरुआत मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ है। लेट मी सी, हाँ, इसमें ये क्या क्या चीज़ हैं हमने यहाँ तक कर लिया। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू, ये देख लिया, बता दिया। न्यू कीवर्ड रिटर्न है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक्सेसिंग एंड वेरिएबल कॉलिंग इंस्टेंस मेथड, देखो अब कैसे एक्सेस कर रहे थे, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये इंस्टेंस मेथड है। ये इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, तो इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड्स को एक्सेस किया कैसे, हमने यहाँ एक्सेस किया विद यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो डॉट ऑपरेबल क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड मेथड्स आर एक्सेस्ड वाया ऑब्जेक्ट्स, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं R1 R2। अब ये क्या किया, दे कैन बी रेफर्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर, राइट, ये भी याद रखना है, MCQ में बहुत काम आएगा। नाउ वी कैन रेफर द लेंथ ऑफ रूम 1 यूजिंग R1 डॉट लेंथ, जैसे यहाँ पे लिखा कि R1 की लेंथ बताओ क्या है, तो यहाँ वो लेंथ दिखा रहा है, देखिए। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू कमेंट, या लेट मी रिमूव दिस, ये रिमूव कर दिया, राइट, और ये भी रिमूव कर देता हूँ टेम्पररी, राइट। लेट अस सी एंड व्हाट विल बी द वैल्यू। यहाँ पे देखो तो सिर्फ R1 की लेंथ और R1 की विड्थ आई, यहाँ पे R1 डॉट लेंथ और R1 डॉट विड्थ को एक्सेस किया है और एरिया को एक्सेस किया है। एरिया फंक्शन क्या है, एरिया फंक्शन यहाँ है, ये इंस्टेंस का मेथड है। इसमें क्या किया है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करो, तो लेंथ और विड्थ को इसने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ देखा क्या है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने इन दोनों को चीज़ों को एक्सेस किया। व्हेन इंस्टेंस वेरिएबल आर यूज्ड, देखिए मैं यहाँ अंडू कर देता हूँ, वापस ला देता हूँ, सिंपल वाला सेम प्रोग्राम कर देता हूँ, पढ़ते हैं अभी। हाँ, डॉट इज एन ऑपरेटर टू एसोसिएटिव ऑफ डॉट ऑपरेटर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएट होता है। व्हेन द इंस्टेंस वेरिएबल आर रेफर्ड विद इन द क्लास मेथड ऑफ द सेम क्लास देयर इज नो यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर। अब वो भी देखेंगे कैसे, कि अगर मैंने इसके अंदर ही, ध्यान से देखिए, अगर इसके अंदर ही इस एरिया फंक्शन को कॉल करूं, यहाँ पे ध्यान से दिखेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया, राइट, इस तरह से कर दिया और प्लस करके यहाँ एरिया फंक्शन को कॉल किया,
तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर नहीं लगाया है, क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है इसी क्लास के अंदर डिक्लेयर है। तो अगर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ मैं इसी क्लास के अंदर जब कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट और डॉट की ज़रूरत नहीं है। ये कहने का मतलब यहाँ पे है, देखो, व्हेन द इंस्टेंस वेरिएबल आर रेफर्ड विद इन द ब्लॉक्स ऑफ द सेम क्लास देयर इज़ नो नीड। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो लेंथ लिया है, विड्थ लिया है, तो यहाँ भी हमने r1 डॉट लेंथ नहीं लगाया, r1 डॉट विड्थ नहीं लगाया, डायरेक्टली इनको हमने यहीं पे डायरेक्टली एक्सेस किया है, क्योंकि यहाँ इसी क्लास के अंदर सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं, इसी क्लास के अंदर सारे फंक्शन डिक्लेयर हैं। तो यहाँ डॉट ऑपरेटर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे वेरिएबल इसी क्लास में डिक्लेयर किए गए हैं और उसको डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इस क्लास के बाहर अगर आपको एक्सेस करना है तो ये देखो दूसरी क्लास आ गई, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करना होता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू करोगे तो डॉट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब मैंने यहाँ एरिया डिक्लेयर किया, राइट, आपको ये भी दिखा दिया। यहाँ आगे देखते हैं क्या है। ओके, वी डिक्लेयर, आगे देखते हैं ये क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड क्या है, राइट। जो ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन यूजिंग अ न्यू कीवर्ड, मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम इट, हीप, एरिया एंड वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स, राइट। Thus every object has its own instance variable occupying different space in memory. Yes, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए R1 जो है लेंथ, विड्थ और एंड नंबर ऑफ विंडोज, ये 4 इसके डेटा मेंबर्स हैं और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो R1 ऑब्जेक्ट है ना, उसके साथ में ये जो वैल्यूज़ हैं वो मेमोरी इसकी अपनी होगी, R2 की मेमोरी अपनी होगी, उसकी ये वैल्यूज़ अलग होंगी, R3 की मेमोरी अपनी होगी, उसकी ये वैल्यूज़ अलग होंगी, R4 की वैल्यू मेमोरी अलग होगी, उसके ये वैल्यूज़ अलग होंगे। ठीक है, तो हर एक हीप में अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ये बताया है यहाँ पे। वैल्यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर इन अ इंस्टेंस मेमोरी कॉल फॉर ऑब्जेक्ट, वेयर एज वैल्यूज ऑफ क्लास वेरिएबल स्टोर्ड इन अ क्लास इटसेल्फ। अब क्लास वेरिएबल क्या है वो स्टैटिक बताऊंगा, स्टैटिक आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि स्टैटिक क्या होता है। स्टैटिक मतलब एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ कितने हैं। अगर मैं आपको बोलूँ टोटल विंडोज़, तो आप सोचिए ये टोटल विंडोज़ क्या ये सभी के लिए है या इधर लिखना चाहिए आपको टोटल विंडोज़। ऑब्वियसली टोटल विंडोज़ जो है यहाँ तो लिख नहीं सकते हम कि यहाँ 2 हुए, यहाँ 1 हुए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ टोटल विंडोज़ हुए 3। तो ये जो टोटल विंडोज़ यहाँ पे आया, राइट, यहाँ जो टोटल विंडोज़ आया, तो ये क्या है, ये एक ही क्लास मेंबर आया, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर रूम के लिए यहाँ टोटल नहीं चाहिए मुझे, ओवरऑल जितने भी रूम्स हैं उसके लिए एक ही वेरिएबल चाहिए यहाँ पे टोटल विंडोज़। अगर मैं यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ चेंज हो जाना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्लास वेरिएबल। आपको बता दूँ ये क्लास वेरिएबल हुआ। ये क्या हुए, ये इंस्टेंस वेरिएबल, ये वेरिएबल रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट है। देखिए हर एक ऑब्जेक्ट से ये रिलेटेड है, लेकिन ये टोटल विंडोज़ जो है ये सिर्फ रूम के साथ रिलेटेड है, और इन ऑब्जेक्ट के साथ रिलेटेड जरूर है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के साथ ये एक नहीं है। जैसे R1 की लेंथ है, R1 का विड्थ है, R1 की हाइट है, लेकिन R1 का टोटल अलग से नहीं होगा। ये रूम के टोटल विंडोज़ कितने हैं वो अलग से होगा, इसलिए ये हुआ क्लास वेरिएबल। इसको हम यहाँ स्टैटिक वेरिएबल भी कहते हैं। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, राइट। तब तक मैंने आपको ये समझाया है, इसकी प्रैक्टिस करो, राइट। किस तरह से ये है एक बार फिर से चाहो तो दोबारा वीडियो देख लो, राइट। अगली क्लास में हम ये देखेंगे, इस प्रोग्राम को समझेंगे कि ये स्टैटिक क्या होता है, और आगे ये भी देखेंगे कि इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं, कि वेरिएबल कौन से टाइप के होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, राइट। जिसमें हम ये विजिबिलिटी मोड भी देखेंगे कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड क्या चीज़ें होती हैं, राइट। फिर से आप देखिए इस वीडियो को, अगर आपको बार बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पुराने भी आपको समझ में आए होंगे, राइट। और मैंने आपको बताया था कि मैं सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं इनकी कोडिंग आपको शेयर कर रहा हूं, और इनकी कोडिंग शेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था मेरे ब्लॉग पे मैं सारे के सारे सॉल्यूशंस भी डाल रहा हूं। आप मेरे ब्लॉग से सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और वीडियोस देखते रहिए, मेरे जो सॉल्यूशंस के मैंने आपको एक्सरसाइज के प्रोग्राम बनाए हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए। जावा फिर बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है, तुरंत समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि सिर्फ पढ़ा जाए और सुना जाए, नो। एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग दिस थिंग इज़ नॉट इनफ। So you have to experience the Java. For that you need to install the Java, configure the Java, right, and observe the Java. उसका experience करोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो see you in the next video, right? Till then, take care. Have a great day.